जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज जो चर्चा की शुरुआत में कर रहा हूं वो एक किस्से से कर रहा हूं, और जब थोड़ी देर के बाद जब मैं किस्सा ये खत्म कर दूंगा तो मैं राजनीतिक चर्चा करूंगा। तो आपसे मेरा पहले ही विनम्र निवेदन है कि इस किस्से को और उस राजनीतिक घटना को आपस में जोड़ने का प्रयास ना करें। मतलब प्रयास का मतलब यह है कि उसको आपस में न जोड़ें। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। मैं कहानी अपनी सुना रहा हूं, एक पक्ष है, और उसके बाद जो राजनीतिक चर्चा कर रहा हूं वो दूसरा पक्ष है। अब आप अगर इसमें कोरिलेशन स्थापित करते हैं कि स्वामी साहब ये बोलना चाह रहे हैं, प्रोफेसर स्वामी ये बोलना चाह रहे हैं, तो भैया आपका जोखिम आप जाने, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। देखिए, एक बार क्या हुआ, एक धोबी के पास एक गधा था और एक कुत्ता था। होता ही है भाई, धोबी गधे जो था वो कपड़े धोने जाया करता था, पुराने समय की बात है। वो तालाब में जाता था और गधे में कपड़ा लाद के ले जाता था। और एक कुत्ता उसने पाला हुआ था जो रक्षा भी करता था चीजों की, और बड़ा प्यारा कुत्ता था, तो उसे अपने साथ रखता था कि भाई मन भी बहलता रहेगा, थोड़ा सा आनंद भी आता रहेगा। तो गधा जो था वो सारे दिन काम करता रहता था और उस पर कपड़े लादे जाते थे, उसे खाने को भी कम मिलता था। और वो हमेशा देखता था कि मालिक जो है गधे से तो केवल काम कराता है, उसे कभी प्यार नहीं करता, कभी उसे गोदी में नहीं बिठाता, कभी उसे आनंद नहीं देता, कभी उसे पुचकारता नहीं, कभी कुछ नहीं करता। और कुत्ते को वो हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करता है और बहुत ज्यादा दुलारता है, अपने हाथ से खाना खिलाता है, अपने साथ सुलाता है और सब कुछ करता है। तो गधे को ये बात अच्छी नहीं लगी, और मानी बात अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि उसने कहा कि यार मेरे साथ तो केवल काम मेरे जिम्मे है, और इस कुत्ते को केवल ये करता धरता कुछ नहीं है, सारे दिन घूमता फिरता है, पूंछ हिलाता है, खाने को मिल जाता है, जो बनाता है इसको खाने को मिल जाता है। तो ये गधे को सहन नहीं हुआ। तो एक बार क्या हुआ, कुछ कर तो सकता नहीं था, तो उसने क्या किया, उसने कहा जब कुत्ता इस धोबी की गोद में बैठता है तो इसे पुचकारता है, इसको प्यार करता है। तो गधे ने कहा कि आज भी मैं ये करके देखूंगा। उसने वो जाके जो धोबी था उसकी गोद में बैठ गया। उसने सोचा कि अब मुझे प्यार मिलेगा जैसे कुत्ते को मिलता है। और वो धोबी ने उसको 4 डंडे लगाए। भाई, अब मानी बात है कि गधा गधा होता है, कुत्ता कुत्ता होता है, हर प्रकार के जानवर की अपनी प्रवृत्ति होती है, हर प्रकार का उसको रिस्पॉन्स मिलता है। और कुत्ता है तो उसको अलग तरह से धोबी ट्रीट करता था, और गधे को, लेकिन ये गधे को बात समझ में नहीं आई, तो उसने डंडे खा लिए, 4 डंडे और मिल गए उसको। तो अब ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे इस पे डंडा क्यों मिल रहा है। तो ये तो देखिए, मैंने एक संदर्भ लिया, अब इसको मैं राजनीतिक परिवेश में लेकिन इसको नहीं ले जा रहा हूं, उसको मैं अलग राजनीतिक चर्चा कर रहा हूं, इसको जोड़िएगा मत। अगर जोड़ना चाहें तो आपकी इच्छा है, मैं जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, और किसी की भावना को ठेस पहुंचे तो पहले ही माफी मांग लेता हूं। देखिए, आज के तारीख में ये मैं पा रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी ने जो भी कहा था वो सही कहा था। हर बात जो उसने कही थी सही कही थी। एक बात और ज्यादा सिद्ध हो गई आज की तारीख, और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक जो सबसे बड़ा आरोप था और जो वास्तविकता में जांच के योग्य था, जिसमें बहुत ज्यादा सीरियस इंक्वायरी होने की आवश्यकता थी, वो ये था कि सेबी के नियमानुसार कोई भी कंपनी, कोई भी लिस्टेड कंपनी जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी बड़ा हो, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हों, लाखों शेयर्स मार्केट में फ्लोट करते हों, उसमें सेबी का नियम यह है कि प्रमोटर्स के शेयर कम से कम 20 या 25% होने चाहिए। बहुत बड़ी कंपनी तो 20%, छोटी कंपनी है तो 25%, और बाकी 25 जो 75% शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसका एक लॉजिक भी है, इसका एक कारण भी है। लॉजिक ये है कि अगर प्रमोटर्स के पास मान लीजिए 70% शेयर्स हैं और 30% शेयर जो है वो म्यूचुअल फंड, एफआईज और स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास हैं, तो जब प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी शेयर्स होंगे तो मार्केट के अंदर जो शेयर्स का फ्री फ्लोट है वो कम हो जाएगा। माने जो नॉर्मली खरीदा बेचा जाता है, जो कि एमएफई कम, म्यूचुअल फंड भी कम, बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त नहीं करते, लंबा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफआईज भी कम करते हैं, और प्रमोटर्स तो बहुत ही कम करते हैं।
लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो खरीद फरोख्त करता रहता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन और लिक्विडिटी बना रहे, इसके लिए सेबी ने यह नियम बनाया कि 75% शेयर होल्डिंग से ज्यादा प्रमोटर्स की और उनकी सिस्टर कंसर्न्स की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और हिंडनबर्ग ने यह आरोप लगाया कि अडानी ग्रुप में जो होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो 75% से ज्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा इसमें फिक्टिशियस नेम्स हैं, इसमें बोगस कंपनीज हैं, इसमें शेल कंपनीज हैं। मतलब ये कि हो सकता है कि 74% शेयर्स तो केवल अडानी जिनमें नाम सरनेम हो उनके नाम से हो, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी ऑफशोर कंपनीज हैं, विदेशी कंपनीज हैं, मॉरिशस की कंपनीज हैं और ऐसे टैक्स हेवेंस की कंपनीज हैं जिनका लाखों करोड़ों रुपए अडानी की कंपनी में लगा हुआ है। और ये शेल कंपनीज की जांच होनी चाहिए, बल्कि मॉरिशस गवर्नमेंट ने कहा भी कि हम जांच में पूरी सहयोग करने को तैयार हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी चाहे तो इसमें जांच कर ले। अच्छा, ये बात बहुत ज्यादा तेजी पकड़ी इसने और उसके बाद आपने देखा कि बहुत ज्यादा मार्केट गिरा और अडानी के शेयर बहुत ज्यादा गिरे और नेचुरल था कि गिरते। आरोप लगाया साहब इसमें जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व हैं, इसमें हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेलिंग करता है, उसने मार्केट को गिला के बहुत सारे पैसे कमा लिए और पूरा भक्त मंडल लग गया ये प्रूव करने में कि इसमें विदेशी शक्तियां सक्रिय हैं। अच्छा, इसमें सेबी ने भी योगदान दिया। सेबी से जब कहा गया, भाई देखिए सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो 1991 में जिसका गठन हुआ, उसका मेन कारण था स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और उसका उत्तरदायित्व था कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे निवेशक हैं, उनके हितों की रक्षा हो। क्योंकि छोटा निवेशक बेचारा अपना 20-50 हजार वो बेचारा शेयर मार्केट में लगाता है और अगर ये कंपनियां जो बड़े बड़े शार्क्स हैं, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, चमगादड़ वो हैं, तो ये जिस प्रकार से छोटे शेयर होल्डर्स का नुकसान कर देती हैं, इन पे कंट्रोल होना चाहिए और छोटे इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा होनी चाहिए। सेबी केवल इसलिए बनाया गया। तो सेबी से अपेक्षा थी, किसी से भी अपेक्षा होती है, भाई अगर मान लीजिए हिंडनबर्ग ने कोई आरोप लगा ही दिया और विदेशी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अडानी से अपना पैसा निकाल के बाहर निकाल लिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और विदेशी अखबारों में छपने लगा अडानी ग्रुप के बारे में, तो किसी भी निष्पक्ष एजेंसी, अगर निष्पक्ष एजेंसी होती सेबी, तो सेबी सबसे पहले चेयरमैन का निर्णय यह होता कि इसकी विस्तृत जांच, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हो या जेपीसी के द्वारा हो या एक निष्पक्ष आयोग बनाया जाता जिसके अंतर्गत जांच हो। लेकिन आपको पता ही है कि जो जांच कमेटी बनाई गई उसमें 4 पुराने बैंकर्स और लोगों को रखा गया। मैं उनके जो कंडक्ट है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बड़े अच्छे कामत साहब जैसे लोग, विश्वसनीय और प्रतिष्ठित लोग उस कमेटी के मेंबर्स थे। लेकिन उन्हें जो मैंडेट दिया गया, उनसे कहा गया कि आपको जो इंक्वायरी करनी है, उस इंक्वायरी के मैंडेट में यह प्रश्न ही नहीं पूछा जो हिंडनबर्ग ने उठाया। हिंडनबर्ग ने यह प्रश्न उठाया था कि भाई ऑफशोर कंपनीज हैं, शेल कंपनीज हैं, फिक्टिशियस नेम्स हैं और उनका इस पे इन्वेस्टमेंट है और ये सारा एक प्रकार का हवाला ट्रांजैक्शन है। हवाला ट्रांजैक्शन आप जानते ही क्या होता है। हवाला ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि आप कोई चीज मान लीजिए इंपोर्ट कर रहे हैं 1 करोड़ की और बिल दिखा रहे हैं 2 करोड़ की चीज आपने इंपोर्ट की, तो 2 करोड़ का आप जो पेमेंट करेंगे वो आप चेक से कर देंगे, बैंक से कर देंगे, जैसे कि आपने 2 करोड़ का माल खरीदा, वास्तविकता में आपने 1 करोड़ का माल खरीदा है। तो जो 1 करोड़ का डिफरेंस है ये आप उस कंपनी से कहेंगे कि भाई ये 1 करोड़ में से आप हवाला के माध्यम से मेरी फलाना कंपनी में पैसा ट्रांसफर कर दो। तो इसमें देश के रेवेन्यू का भी नुकसान होता है, इसमें हवाला ट्रांजैक्शन भी होता है और ये ब्लैक मनी भी जनरेट होता है जो स्विस बैंक में भी जमा होता है और जो पनामा पेपर्स और बाकी जो लीक्स होते हैं उसमें आता है किस किस बड़े बड़े फिल्मी कलाकार और प्रतिष्ठित पूंजीपतियों का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो यह हवाला ट्रांजैक्शन और ब्लैक मनी को रोकने के लिए आवश्यक था कि सेबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आयोग बनाती, इसमें निष्पक्ष जांच कराती, जिससे पता चलता कि या तो हिंडनबर्ग गलत कह रहा है या सही कह रहा है।
या हिंडलबर्ग को प्रोसिक्यूट करती, उसे इंडिया बुलाती, उसे पेश करने के लिए कोर्ट में कहती, और हिंडलबर्ग तैयार था, वो कहने लगा कि मुझे इंडियन कोर्ट्स बुलाएंगे तो मैं आऊंगा और पेशी में सारे कागजात प्रस्तुत करूंगा। लेकिन मैंडेट दिया ही नहीं गया। अब वो मैंडेट नहीं दिया गया क्योंकि, और वो कमेटी उसकी जांच कर नहीं सकती थी, तो उसने ये जो शेल कंपनीज थी और फिक्टिशियस कंपनीज थी, ओवरसीज कंपनीज थी, इनकी जांच ही नहीं की। और अडानी कंपनी पे, क्योंकि कृपा दृष्टि आप जानते ही हैं, अडानी महोदय जो हैं वो गुजरात के हैं, और गुजरात वालों की तो किस्मत आजकल वैसे ही चमकी हुई है। बाकी प्रदेश वालों को लगता है कि जैसे गुजराती हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी गुजरात है, तो बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वालों को तो लगता है टुक टुक की लगा के वो देखते रहते हैं। जैसे अभी रिसेंट एग्जाम्पल है कि 6 में से 6 पदक हिंदुस्तान के लोग जीते हैं अभी ओलंपिक में, उसमें 5 हरियाणा से हैं और 1 पंजाब से। मैंने पूरे हिंदुस्तान में जितने भी पदक आए उसमें 90% कंट्रीब्यूशन हरियाणा का है और 10% पंजाब का है। लेकिन जो खेल बजट एलोकेट किया गया उसमें 60% तो दिया गया गुजरात को और 10% दिया गया हरियाणा को और 7% दिया गया पंजाब को। तो गुजरात वाले, जिनसे मेरी कोई ईर्ष्या नहीं है, उनसे मेरा कोई वो नहीं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं, उन्हें बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन जब से माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार आई है तो सारे केवल फायदा जो हो रहा है अंबानी अडानी को हो रहा है। बाकी मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, अल्प मध्यम वर्ग, बिलो पॉवर्टी लाइन के 5 किलो अनाज खाओ, चुप रहो। बाकी सारा पैसा, देश की संपदा जो है वो सारी खदानें और सारी सरकारी संपत्तियां जो है वो अडानी जी को बेची जाएंगी। चुप रहो, 5 किलो अनाज खाओ और चुप रहो। बाकी आप पे मेडिकल इंश्योरेंस पे भी 18% का टैक्स लगाया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्टेट ट्रांजैक्शन टैक्स, पता नहीं क्या क्या लगा लगू के, और आपको बिल्कुल ऐसा बना दिया जाएगा कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएं और देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास सारा पैसा आ जाएगा और उनसे आप चुनावी बॉन्ड, पीएम केयर फंड में पैसा ले लेंगे, चुनाव पैसे के बल पे जीतेंगे, उनको फायदा आप पहुंचाएंगे, वो आपको फायदा पहुंचाएंगे। खैर चलिए, पुरानी बात हो गई। अब हिंडलबर्ग की एक और रिपोर्ट आ गई। अब वो रिपोर्ट ये कहती है, और बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है, ये गंभीर विषय है। वो ये कहती है कि जो सेबी की चेयरमैन हैं उनका नाम है मेहजबी बुच। इनकी नियुक्ति सेबी के अंदर हुई थी अप्रैल 2017 में, 2017 में, और आज 2024 है। 7 साल से ये सेबी की चेयरमैन है। मतलब योग्यता है। अब मेरे को नहीं पता कि ये कहां की, किस स्टेट की रहने वाली हैं, लेकिन नाम से लगता है, हो सकता है गुजरात की हो, आई डोंट नो। लेकिन चलिए, गुजरात की भी है तो उसमें गुजरात के होने से कोई समस्या थोड़ी है। महात्मा गांधी भी गुजरात के थे। हम तो उनका सारे पूरा देश सम्मान करता है, कुछ आरएसएस और बाकी भक्तों को छोड़ के, जिन्हें गोडसे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन 90% लोगों को हिंदुस्तान के तो गांधी अच्छे लगते हैं। लेकिन चलिए, अगर ये वहां की हैं मेहजबी। अच्छा, इनके पति जो हैं उनका नाम है धवल बुच। ये ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 2019 में एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इंचार्ज बनते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और इनका एसेट मैनेजमेंट कंपनी से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन शायद इनको इसीलिए बनाया गया कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को मेहजबी बुच के माध्यम से कुछ सुविधाएं दी जाएंगी जिससे ब्लैक रॉक को फायदा होगा, और ब्लैक रॉक को फायदा होगा तो करोड़ों अरबों का फायदा होगा, और वो पैसा हवाला के माध्यम से या ब्लैक मनी के माध्यम से वो उन शेल कंपनीज में जाएगा, उन ओवरसीज कंपनीज में जाएगा जो कि गुजरात और हिंदुस्तान के बहुत प्रख्यात पूंजीपति की हैं, जिसकी जांच हिंडलबर्ग कराना चाह रहा था, जिसकी जांच देश कराना चाह रहा था और जिसकी जांच से इनकार कर दिया सेबी ने और भारत सरकार ने। अब पता चला कि वो शायद, अभी मैं कोई आरोप लगा नहीं रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए, वो ये लगता है। और ये बताया हिंडलबर्ग ने कि जो ओवरसीज कंपनीज हैं, जो शेल कंपनीज हैं, शेल कंपनीज का मतलब कि उनका और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, उनका काम यही हेरा फेरी करना होता है। उस हेरा फेरी कंपनी के शेल कंपनीज में इन महोदया का, सम्मानित महोदया का, मेहजबी बुच का और उनके पति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
इसीलिए शायद उन्होंने जांच नहीं कराई। अब जांच कराते तो सारा भेद खुल जाता। तो इसका मतलब इसमें राजनीतिक, जो हम लोग कह रहे थे कि राजनीतिक भी इन्वॉल्व हैं, इसमें सेबी भी इन्वॉल्व है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े शार्क्स इन्वॉल्व हैं। तो अडानी कंपनी के शेयर जो 50% 60% गिर गए थे, वो फिर 50-60% बढ़ गए, क्योंकि कृपा दृष्टि थी सरकार की, सेबी की कृपा दृष्टि थी। और सेबी में जो कमेटी है उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी, उसमें जो मेंबर हैं श्रॉफ साहब, वो अडानी साहब के समधी हैं। और अडानी साहब जो भी जवाब देते थे, मतलब जो भी एक काल्पनिक प्रश्न और एक लेटर ड्राफ्ट करते थे, वो लेटर श्रॉफी साहब, ऐसा बताया जाता है, श्रॉफ साहब करते थे। तो इसका माने एक पारिवारिक ऑर्गेनाइजेशन थी। बुच साहब, मतलब बेंजामिन बुच, उनकी हस्बैंड ब्लैक रॉक, और अडानी साहब, और अडानी साहब के समधी सेबी के जो निगरानी समिति है उसके मेंबर। तो जो आरोप लग रहा था कि हम लोगों को, हम उत्तर प्रदेश बिहार वालों के तो सारे अधिकार, हरियाणा वालों के सारे खेल बजट के पैसे भी गुजरात को मिल जाएंगे, और देश की सारी, अब शेयर मार्केट का क्या हाल होगा आप जानते ही हैं। और फिर सेबी चेयरमैन इसे जांच नहीं कराएंगी, जब तक वो पद पे बैठेंगी क्यों कराएंगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगी, वो कोई इसकी जांच नहीं कराएंगी। और मोदी जी उनको हटाएंगे नहीं, क्योंकि नया आदमी जैसे ही आएगा वो जांच कराएगा और सारा पर्दाफाश हो जाएगा। उसमें यह भी पता चलेगा उस ऑफशोर कंपनी में जो इन सेबी चेयरमैन के पैसे लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे राजनीतिज्ञों के पैसे लगे हुए हैं, गुजरात के राजनीतिज्ञों के पैसे लगे हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। अब जिसको, स्मॉल इन्वेस्टर्स को, छोटे निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, जो परेशान रहना चाहिए, और जो चीज होने वाली है और होगी। कल जब मार्केट खुलेगा, जब सोमवार को मार्केट खुलेगा, कितनी बड़ा शार्प फॉल आएगा अडानी की कंपनियों में। और अडानी की कंपनियों ने हेरी फेरी की, लेकिन क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का नियंत्रक है, कंट्रोलर है, अंपायर है सेबी, अब वो भी प्रश्न चिन्ह में आ गया। अभी तक कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी कि यहाँ का जो नियामक है, यहाँ का जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर कॉम्पिटेंट, दे हैंडल इट वेल। लेकिन अगर अंपायर ही मिला हो, और अंपायर ही बेईमान हो, और अंपायर का भी एक टीम से फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने, ये तो अडानी की बात तो इंडिया ने बता दी, बहुत सारी कंपनियों में आपने ये किया होगा, बहुत सारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, नियम जो आपने बनाए एसेट कंपनी के, आपने जो एक रियल एस्टेट का एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाया, जिससे ब्लैक रॉक इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड था, उसे बहुत सारे बेनिफिट दिए, जिससे कि ब्लैक रॉक को फायदा हुआ, उसमें नियमों में परिवर्तन किया, जिससे ब्लैक रॉक को फायदा हुआ, पतिदेव को पैसे का फायदा हुआ, और इधर से नियम बनाया पत्नी ने, और पति ने उसका फायदा उठा के पैसा कमाया, कंपनी को भी फायदा हुआ, वो पैसा जो है शेल कंपनी में लगाया गया, और शेल कंपनी से वो अडानी की कंपनी में आया। अडानी की कंपनी में 75% से ऊपर की शेयर होल्डिंग थी, शेयर मार्केट को आपने फ्लक्चुएट करा दिया। अब जब सोमवार को मार्केट टूटेगा, केवल अडानी की कंपनी के शेयर्स नहीं टूटेंगे और बाकी शेयर कंपनीज भी टूटेंगे, तो नुकसान तो स्मॉल इन्वेस्टर्स का होगा। अच्छा, अब समझ में आया, माननीय अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि 4 जून के पहले शेयर्स खरीद लो, बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। इसका मतलब उन्होंने एक प्रकार से लोगों को कहा था कि आप शेयर खरीद लो, और ये जानते थे कि इन शेयर कंपनीज में उनका पैसा है और उनको फायदा होगा, और इसमें पूंजीपति पैसा बना लेंगे। और शेयर मार्केट गिरा जिस दिन रिजल्ट आया 4 जून को, और उसके बाद शेयर मार्केट, फिर इन लोगों ने हेरा फेरी और शेल कंपनीज और बोगस कंपनीज के पैसे लगा के शेयर मार्केट को उड़ा दिया। अब इंडिया ग्रुप के मार्केट गिरेगा। तो अमित शाह जी, आपको एक बात का तो जवाब देना होगा, आपने ये जो नुकसान होगा सोमवार की शाम तक, इस नुकसान के लिए क्या आप दंड भुगतने के लिए तैयार हैं? लाखों करोड़ों रुपए लोगों के डूबेंगे, या आप फिर चुप हो जाएंगे, फिर आप हिंदू मुसलमान करेंगे, फिर कहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, फिर डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी बड़े अपोजिशन के नेता को गिरफ्तार करके आप नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास करें। लेकिन मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हूं, मेरा भी पैसा लगा हुआ है, बच्चों का पैसा लगा हुआ है, छोटे लोगों का, छोटे निवेशकों का पैसा लगा हुआ है, और ये जो पैसा डूबेगा, इसका उत्तरदायित्व न केवल वित्त मंत्री महोदया का है, न केवल प्रधानमंत्री महोदय का है, न केवल सेबी चेयरमैन का है, न केवल अमित शाह का है, बाकी उन सबका है
जिसने उस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जॉर्ज सोरोस की षड्यंत्र बताया था और देश की जनता और छोटे निवेशकों के साथ अन्याय करवाया था, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लोगों की जो पूंजी लुटेगी उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट मैनिपुलेशन जिसको रोकने का कर्तव्य सेबी का था, सेबी ने वही मार्केट मैनिपुलेशन करा दिया। मार्केट को गिराया बढ़ाया, गिराया बढ़ाया। इस खेल में आपने तो लाखों करोड़ों रुपए बना के शेल कंपनीज में लगा के हजारों करोड़ आप तो भाग जाएंगी। किसी दिन आप पता चलेगा कि आपके पास एयरपोर्ट्स भी हैं, अडानी जी के पास, आपके पास बंदरगाह भी हैं, आप तो किसी दिन देश से निकल जाएंगी। जैसे विजय माल्या निकल गया, ललित मोदी निकल गया, नीरव मोदी निकल गया, बाकी लोगों ने आप भी निकल जाएंगी, देश तो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे देश के लोगों के पैसे को डुबाने का अगर षड्यंत्र, तो मेरा निवेदन केवल यह है, माननीय मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट से कहिए स्वतः संज्ञान ले और इसमें एक हाई जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए और पता चलाना चाहिए कि क्या सेबी चेयरमैन इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या उनके पति ब्लैक रॉक के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के इंचार्ज हैं, और क्या श्रॉफ साहब जो अडानी साहब के समधी हैं वो इस सेबी की निगरानी कमेटी के सदस्य हैं। क्या पूरा पारिवारिक खेल बन गया है सेबी, जिसने स्टॉक मार्केट से लोगों का तो ये पता चलना चाहिए जनता का, जिससे विश्वास स्टॉक मार्केट में आए, वरना जो पैसा डूबेगा इसका उत्तरदायित्व आप पे होगा और आप भाग नहीं पाएंगे, आपको भागने नहीं दिया जाएगा। जांच होनी चाहिए और ये जांच, आप पे हमें विश्वास नहीं है सेबी चेयरमैन महोदया, आप पे हमें नहीं विश्वास है, वित्त मंत्रालय हमें आप पे विश्वास नहीं है, हमें केवल विश्वास चंद्रचूड़ साहब पे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे है। तो सुप्रीम कोर्ट एक जजेस की कमेटी बनाए या जेपीसी बने, इसकी जांच हो और जो ये पैसा डूबा है इसमें जो जो लोग इन्वॉल्व हो उनको कम से कम 20-20 साल के लिए जेल में भेजा जाए। और आगे ऐसा ना हो, इसके लिए 7 साल से अब सेबी की चेयरमैन बनी हुई हैं। आपसे जनता कह रही थी, पूरा देश कह रहा था कि इसकी विस्तृत जांच कराइए, क्योंकि आपका पैसा इन्वॉल्व था और क्योंकि आपके पति उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए आपने उसकी जांच नहीं कराई। आपने देखा होगा ICICI बैंक की एक इसी प्रकार की सीएमडी हुआ करती थी, बड़ी प्रसिद्ध सीएमडी होती थी, उन्होंने अपने पति के माध्यम से पता नहीं फर्जी लोन वीडियोकॉन किया, किसके करा दिए थे और बहुत दिनों जेल रही है, पता नहीं जेल में है कि नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग देश की जनता के साथ, गरीब जनता के साथ, उनके धन के साथ जिस प्रकार लूट आप कर रहे हैं, इसका दंड आपको मिलना चाहिए। अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं सच है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर इस पे कमेटी बनानी चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए